गुड मॉर्निंग क्लास। माई सेल्फ सौरभ भदौरिया एंड वी आर गोइंग टू स्टडी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को स्टडी करेंगे। आप जब इस कॉन्सेप्ट को, मैं ये आपको गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि आप कितना स्कोर करेंगे, कितना क्या करेंगे, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि अगर आप इस क्लास को, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के पेयरिंग का जो बात है, कॉन्सेप्ट है, उसमें आप हर एक चीज को कवर कर पाएंगे और उसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस को 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो अगर आप मुझ पर भरोसा रखेंगे, आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे, तो आप अगर ये वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप वो एक जो एजुकेशनल वीडियो होता है, जो एक आप एजुकेशन के लिए ऑन करें, उसमें आप रिग्रेट नहीं करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जो चैप्टर का नेम है वो मेंशन कर देता हूं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यस, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो आपको मैंने जैसे बोला है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बेसिक से स्टार्ट कराया जाएगा ताकि आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक भी क्वेश्चन अपना मिस ना करें। तो सबसे पहले हम लोग को इस चैप्टर का मतलब समझना होगा। ये चैप्टर्स में ये आपको टर्म्स दे रखे हैं, इनका मीनिंग क्या होता है, उसको 1 बाय 1 समझेंगे। तो आप आगे समझो, पीछे समझो, बात देखिए। तो हम लोग पीछे से स्टार्ट करेंगे ताकि बेसिक से शुरू हो सके। तो वेरिएबल सबसे पहला जो टर्म आता है वो हमारा क्या आता है, वेरिएबल आता है। तो वेरिएबल कौन से टर्म्स होते हैं, वेरिएबल क्या होता है वो समझेंगे। वेरिएबल्स वो वैल्यूज होती हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम चेंज हो सकती है, मतलब वो सेम नहीं रहेंगी, कांस्टेंट नहीं रहेंगी। जो चीजें कांस्टेंट नहीं है वो किस में आ जाती है, वेरिएबल्स में आ जाती है। फॉर एग्जांपल, आप कोई भी चीज वेरी करेगी, चेंज होगी, उसको हम किसमें लेंगे, वेरिएबल में लेंगे। तो क्या होता है वेरिएबल का मतलब, वैल्यूज दैट कैन वेरी और चेंज। जो वैल्यूज वेरी करेंगी या चेंज होगी उनको हम किस में लेके आएंगे, वेरिएबल में लेके आएंगे। अब आप जो चीजें लेट करते हैं, अगर मैं बेसिक से बताऊं आपको, जो आपको समझ में है, जो चीजें आप लेट करेंगे वेरिएबल होंगे, जैसे कि x, y, z, a, b, c, ये सारे हमारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। ये हमारे सारे क्या हैं, वेरिएबल्स हैं। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख भी देता हूँ x, y, z, a और b। तो ये हमारे क्या है, वेरिएबल है, जो कि चेंज होती रहती है वैल्यू। फॉर एग्जांपल x की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कांस्टेंट नहीं रहेगी। आप एक टर्म की वैल्यू निकालेंगे, आपको उसी के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो x, y, z ये हमारे क्या होगा, वेरिएबल होगा। और हम इस चैप्टर में कितने वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं। तो मैं मेजरली लिख देता हूं कि 2 वेरिएबल्स हमारे क्या रहेंगे, x और y रहेंगे। बेसिक जो हमारे वेरिएबल्स हम लर्न करने चलते हैं, तो हमने x और y मान लिया। तो हम इस चैप्टर में कौन से वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं, 2 वेरिएबल्स को पढ़ने वाले हैं, x और y। इतना सभी को समझ में आया तो हमारा ये वाला टर्म क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा लीनियर इक्वेशन। क्या आता है, लीनियर इक्वेशन। तो जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 में भी पढ़ा होगा, और चैप्टर नंबर 2 को हटा दो तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन के बारे में या लीनियर के बारे में, लीनियर क्वाड्रेटिक, ये सारी चीजों के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे आपको एक टर्म मिला होगा जो कि क्या होता है, डिग्री। क्या होता है, डिग्री। तो अगर हम इसको ब्रेक करें लीनियर इक्वेशन को, तो सबसे पहले क्या आता है, लीनियर, जो कि हमारा डिग्री पे बेस्ड होता है। फॉर एग्जांपल, किसी भी इक्वेशन की डिग्री होती है, और डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर। डिग्री हमारी क्या होती है, कुछ नहीं होता है, हाईएस्ट पावर होती है, जो कि किसको होती है, वेरिएबल। किसको होती है, वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। सिंपल, इतना इजी है कि अगर आपको बेसिक से समझ आ जाए तो समझ सकते हैं आप लोग। हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल, डिग्री में क्या मतलब होता है, हाईएस्ट पावर ऑफ अ वेरिएबल। और जब हम लीनियर की बात करेंगे तो डिग्री हमेशा क्या रहेगी, लीनियर में 1। लीनियर में हमेशा हाईएस्ट पावर डिग्री क्या रहेगी, 1 रहेगी। मतलब जो वेरिएबल होगा वो हमेशा हाईएस्ट पावर कितने पे जाएगा, 1 पे जाएगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। उसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर। अगर हाईएस्ट पावर हमारी 2 चली गई, मतलब हमारी डिग्री इक्वेशन का कितना हो गया, 2 हो गया, तो वो लीनियर नहीं रह जाएगा, फिर वो किस में चला जाएगा, क्वाड्रेटिक में चला जाएगा। अगर 3 हो गई तो हमारे किस में चला जाएगा, क्यूबिक में चला जाएगा। बट हमको उनसे कुछ नहीं लेना देना है, हमको किससे लेना देना है, लीनियर से। किससे लेना देना है, लीनियर से। तो लीनियर की हाईएस्ट पावर हमेशा याद रखोगे कि कितनी रहती है, 1 रहती है। हाईएस्ट पावर कितना रहता है, 1 रहता है। तो हमारे यहाँ पे लीनियर कंप्लीट हो गया। अगर हम इक्वेशन की बात देखें तो इक्वेशन हमेशा इक्वल के बारे में
बताती है कि कोई भी चीज क्या है, किसी दो टर्म के इक्वल में या कोई भी इक्वेशन इक्वल्स को, इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब जिसमें एलएचएस भी हो और आरएचएस भी हो तो वो किस में आ जाता है, आपका इक्वेशन में आ जाता है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में। अब हम पेयर के बारे में बात करेंगे। पेयर से बात करने से पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ। ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि आपको यहाँ पे एक तरीके का क्या पता चल गया है कि आपको इधर पे पता चल गया है कि हाइनेस उसका डिग्री क्या रहेगा, उसमें वेरिएबल्स कितने रहेंगे। तो आपको एक टाइम पे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म पता चल जाए तो आप खुद ही इक्वेशंस को बनाना शुरू कर दोगे, अपने तरीके से इक्वेशन को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दोगे। तो फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या रहेगा, ax by equals to c। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन रहता है हमेशा। क्या रहेगा, ax by equals to c। ये हमारा इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा लीनियर इक्वेशन का। अब इसी बेसिस पे आप एग्जांपल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल 3x 2 by equals to 4 एंड सो ऑन। आप जो भी बनाना चाहो आप बना सकते हो। लेकिन अब हम बात करने वाले थे पेयर के बारे में। तो पेयर आपको हमेशा पता है कि पेयर किसको बोला जाता है, जोड़ों को बोला जाता है। और जोड़ क्या होता है, जोड़ दो चीजों का होता है हमेशा। तो लीनियर इक्वेशन में जब हम बात करेंगे पेयर्स के बारे में तो हमेशा इक्वेशन कितनी रहेगी, इक्वेशन हमेशा दो रहेगी, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन रहेंगे और जो ये इक्वेशन रहती है ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन को। किसको रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन को। फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक इक्वेशन माना a1x b1y equals to c1, a1x b d1y equals to c1, ये हमारा क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया। तो ऐसे ही इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगा, a2x b2y equals to c2। तो ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन नंबर 2। a1 किसका कोफिशिएंट है, x का, b1 किसका कोफिशिएंट है, y का, और c कांस्टेंट है हमारा। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन में a2 हमारा कोफिशिएंट किसका है, x का, b2 हमारा कोफिशिएंट किसका है, y का, और c2 हमारा कोफिशिएंट है किसका, कोई कोफिशिएंट नहीं है, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। और ये हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे किसको, स्ट्रेट लाइन को। इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपका बेसिक इस चैप्टर में होना चाहिए था वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया प्रॉपर फॉर्म में। आपका पूरा जो चैप्टर का नेम है उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, क्या हाईएस्ट पावर है, क्या डिग्री है, क्या हमारा उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो सारी चीजें यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। अब आपको कुछ नहीं, आप सिर्फ थोड़े टर्मिनोलॉजीज और हैं उनके बारे में समझना आप बस बचा हुआ है, जिसको आप अगर समझ लेंगे तो आपको चीजें क्या हो जाएंगी, मैक्सिमम तौर पे क्लियर हो जाएंगी। तो इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। अगर आप नोट कर रहे हैं, कॉपी पेन लेके बैठे हुए, अगर आप हैं उतने नॉलेजेबल जिसको आपको पता है कि मैच्योरिटी का होती है स्टूडेंट्स की, तो अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हुए तो आप इसको नोट कर रहे हैं तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके अपना बाद में भी आप कर सकते हैं। ओके, ये तो अभी तक हम लोगों ने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लिया है कि चैप्टर का जो नेम था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, वो होता क्या है, उसमें करते क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने क्लियर कर ली हैं। जैसे कि उसमें मैंने बताया कि दो इक्वेशंस के बेसिस पे होगा और वो दो इक्वेशन हमेशा क्या रिप्रेजेंट करेंगी, स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट करूं, लेट क्या करना है, लाइन नंबर 1 का अगर आप इक्वेशन देखें तो इक्वेशन क्या रहेगा, मैंने बताया था a1x b1y equals to c1। ये हमारा लाइन 1 का इक्वेशन रहेगा। और लाइन 2 का, ये हमेशा कैसी लाइन रहेगी, स्ट्रेट लाइन रहेगी। और लाइन 2 का जो इक्वेशन रहेगा वो कैसा रहेगा, हमेशा a2x b2y equals to c2। क्लियर हुआ, ये हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहेगा किसके बारे में, लाइन 2 की इक्वेशन के बारे में। अभी मैं यहाँ पे वर्ड बार-बार यूज कर रहा हूँ कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है, कोएफिशिएंट क्या होता है, जो भी वेरिएबल है उन वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट। अगर वहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है तो हम उसको क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं हमेशा। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि वर्ड जो कोएफिशिएंट आ रहा है वो किसके लिए आ रहा है, जो वेरिएबल के साथ हमारा क्या है,
वैल्यू दी गई है उसको हम कोफिशिएंट देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे x है तो x का कोफिशिएंट क्या है हमारा a1 है, x इधर पे दिया तो लाइन 2 का कोफिशिएंट में हमारा क्या आएगा a2 आएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइए, बार-बार आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि कोफिशिएंट सर क्या बोल रहे हैं, तो इस चीज को याद रखिएगा। कोफिशिएंट क्या होंगे जो x और y के वैल्यूज के साथ रहेंगे। तो जब मैंने दो लाइंस के बारे में यहाँ पे बात किया, हम लोग वापस से चैप्टर पे आ जाते हैं, बेसिक हम लोगों ने काफी क्लियर कर दिया। तो हम चैप्टर पे जब आएंगे तो हमको बात पता चल गई कि ग्राफ पे दो स्ट्रेट लाइन के बारे में बात होगी। कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन। इस चीज को कभी मत भूलिएगा, लीनियर इक्वेशन जो बनेंगे तो वो कैसे बनेंगे? स्ट्रेट लाइंस बनेंगी दो। कौन सी? लाइन 1 इक्वेशन दे रखा है, लाइन 2 इक्वेशन दे रखा है। क्लियर हुआ? तो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये हमेशा इस चैप्टर में तीन तरीके से बताएंगे, थ्री टाइप्स की बताएंगे। पहला जो टाइप आता है वो आपका आता है इंटरसेक्टिंग। किस टाइप का होता है? इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल मैंने एक लाइन ये ड्रॉ किया L1, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ किया L2। इसका पॉइंट ऑफ मीटिंग क्या है? कॉमन पॉइंट क्या है? इसका 1 रहेगा। उसी के बेसिस पे इसका डिवीजन जो होता है, जो इसका एक्सप्लेनेशन होता है वो क्या होता है कि इस लाइन के जो सॉल्यूशंस रहेंगे वो कितने रहेंगे? 1 रहेंगे। और उसी को हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन। मतलब जब भी हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बारे में बात करेंगे जिसका कॉमन पॉइंट कितना होगा? 1 होगा, उस लाइन के सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे? उसके पेयर के सॉल्यूशन कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? दिमाग में एक बात बैठा दीजिए, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग मतलब एक पॉइंट पे वो जरूर भी मीट करेंगे। क्या करेंगे? मिलेंगे। एक पॉइंट पे वो जरूर मिलेंगे और उस पॉइंट पे उसका सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। तो ये टाइप 1 था इंटरसेक्टिंग। टाइप 2 होता है आपका कोइंसिडेंट। क्या होता है टाइप 2 हमारा? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट जो हमारी लाइंस होती हैं वो लाइंस कैसी होती हैं? मतलब जैसे लाइन 1 है L1 और उसी के ऊपर ही मतलब सेम लाइन 2 है। क्लियर हुआ? आपने जैसे मुझे ड्रॉ करते हुए देखा होगा, अभी मेरे पास डिफरेंट लेवल्स ऑफ एयर यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे दो एरो इसलिए बना दी। एक लाइन यहीं से पॉइंट से स्टार्ट हुई है और L1 यहाँ पे है, उसकी इक्वेशन कुछ रहेगी। और फिर दूसरी लाइन है जो कि क्या है? L2 है। तो इस बेसिस पे इसके जो पॉइंट ऑफ मीटिंग है वो कितने हो गए हैं? सॉल्यूशन इसके कितने हो गए? बहुत सारी जगह पे मिल रही है। तो इसीलिए इसकी जो मीटिंग पॉइंट्स हैं जिनका कह लो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट्स हैं जो वो कितने हैं? इनफाइनाइट। कितने हैं? इनफाइनाइट। कितने हैं? इनफाइनाइट। अब मैक्सिमम लोगों को ये सिंपल का नहीं पता है तो उनके लिए मैं लिख के देता हूं इनफाइनाइट। कितने सॉल्यूशन हैं उसके? इनफाइनाइट। मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं तरीके से। तो उसको हम क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और वो कॉमन पॉइंट उसकी कितना है? तो सॉल्यूशन भी क्या आएंगे इसके? सॉल्यूशन भी हमारे इनफिनिटी होंगे। सॉल्यूशन कितने होंगे? इनफाइनाइट। सिंपल कॉन्सेप्ट। तो इधर से आपको ये समझ में आ गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट लाइन कैसी होती है, उसके सॉल्यूशन कैसे होते हैं, ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब मैंने इन दोनों को आपको एक साथ पढ़ा दिया है और हमेशा याद रखना यहाँ से एक टर्म होता है आपका। अब मुझे थर्ड पॉइंट समझा देना चाहिए, उसके बाद समझाता हूँ। तो थर्ड जो टाइप हमारा होता है वो क्या होता है? पैरेलल। कैसा होता है? पैरेलल। पैरेलल सिंपल है, दो लाइंस हैं, कैसे फॉर्म में जा सकती हैं? एक तो क्रॉस करेंगी एक पॉइंट पे, एक ओवरलैप कर सकती हैं। ओवरलैपिंग हो रहा है ना, ये देखिए आप, एक लाइन दूसरी लाइन पे बहुत सारे पॉइंट्स पे ओवरलैप कर रही है, तो वो ओवरलैपिंग को कोइंसिडेंट बोल दिया। अब पैरेलल मतलब कहीं पे भी मीट नहीं करेंगे। लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2 नो पॉइंट ऑफ मीटिंग। ये यहाँ पे कोई भी इनका पॉइंट क्या है? कॉमन पॉइंट आपका नहीं रहेगा। तो अगर कॉमन पॉइंट नहीं है इसका मतलब नो सॉल्यूशन। कॉमन पॉइंट नहीं है, नो कॉमन पॉइंट मींस नो सॉल्यूशन। सिंपल। इतना आपने दिमाग में बैठा लो, नो कॉमन पॉइंट मींस नो सॉल्यूशन। क्लियर हुआ? तो इस बेसिस पे हम लोग
जो अपने इस चैप्टर में जो दो इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं या दो लाइंस के बारे में पढ़ते हैं, उसकी इक्वेशन दे रखी होती है ग्राफ के लिए, तो वो लाइंस तीन पार्ट में डिवाइड की गई थी। वो कौन सी थी? इंटरसेक्ट, कोइंसिडेंट एंड पैरेलल। तो जो इंटरसेक्ट था उसका मीटिंग पॉइंट कितना रहेगा? 1, और उसका सॉल्यूशन भी कितना रहेगा? 1, जिसको हम क्या बोलेंगे? यूनिक सॉल्यूशन। कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है? जो ओवरलैप करती है। ओवरलैप मतलब एक के ऊपर एक या फिर उसके एक से ज्यादा मीटिंग पॉइंट होंगे, उन लाइंस को हम क्या बोलेंगे? स्ट्रेट लाइन है, एक से ज्यादा का मीटिंग पॉइंट है, इसका मतलब क्या है? वो ओवरलैप करेगी। तो अगर उसके कॉमन पॉइंट्स कितने रहेंगे? इंफिनिटी, और इंफिनिटी के साथ सॉल्यूशन भी कितने रहेंगे? इंफिनिटी। क्लियर हुआ है क्या मौजूद? एंड लास्ट जो हमारा टाइप होता है लाइन इंटरसेक्शन में, या जो कह लो हमारा लीनियर इक्वेशन में, वो क्या होता है? पैरेलल होता है। लाइन 1 एंड लाइन 2 एक भी कॉमन पॉइंट नहीं रखती हैं, जिसको हम पैरेलल बोलते हैं, कहीं पे भी मीट नहीं करती, तो उसका जो कॉमन पॉइंट एक भी नहीं है, तो इसलिए वहां पे कोई सॉल्यूशन भी नहीं बनता। अब यहीं से एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट होने वाला। क्या आता है? कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। तो जो पॉइंट 1 या फिर 1 से ज्यादा कॉमन पॉइंट होगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं जाके मिल रहे हैं, तो वो हम हमेशा किस में इंक्लूड कर लेते हैं? कंसिस्टेंसी में इंक्लूड कर लेते हैं। और जिसके नो सॉल्यूशन है उसको हम क्या रखेंगे? इनकंसिस्टेंसी में। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा, तो हम इसी को यहीं से बता देता हूं, या आप इसको नोट कर लीजिए। मैं इसके बाद आपको यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जो आपके कंसिस्टेंसी रहेंगे वो दो रहते हैं। कौन कौन से? यही दोनों रहते हैं। क्या? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इन दोनों में ही मिलेगी, क्योंकि इनके सॉल्यूशन कुछ ना कुछ हैं। एक है इसका इंफिनिटी है, मतलब कोई ना कोई मीटिंग पॉइंट जरूर है, तो उसमें हम कंसिस्टेंसी किसमें ले लेंगे? इन दोनों में हम अपना कंसिस्टेंसी ले लेंगे। और जो हमारा पैरेलल वाला होता है, ये पैरेलल हमारा कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट होता है। इस चीज को भी आपको समझना बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी आप चेक कैसे करते हैं, वो हमेशा याद रखना इक्वेशन के बेसिस पे। वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर कंसिस्टेंसी है तो वो हमेशा किसमें आएंगे? इन्हीं दोनों में आएंगे। किसमें? इंटरसेक्टिंग में और कोइंसिडेंस में। और अगर इनकंसिस्टेंसी है तो हमेशा किसमें आएगा? पैरेलल में आएगा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आपने अगर सिंपल नोट किया है तो आप नोट कर लीजिए। आपके लिए 2 मिनट का टाइम है, तो ये चीज है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से इसका नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी का क्या कॉन्सेप्ट है, वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जो कि मैंने बताया था कि कोई एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन होगा, तो वो किस में आ जाएगा? आपका कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। अगर नो सॉल्यूशन है तो सिंपल से क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंसी हो जाएगा। तो हम लोगों ने उसके बारे में पहले पढ़ा था। तो कंसिस्टेंसी में जो हमारे टर्म्स आएंगे, जो लाइन आएंगी कंसिस्टेंसी, तो वो हमारी क्या आएंगी? दो आएंगी इंटरसेक्टिंग में। एक सॉल्यूशन होता है, इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन है? एक सॉल्यूशन है इंटरसेक्ट, और दूसरा हमारा किसमें आएगा? कोइंसिडेंट, मतलब जिसमें हमारे इंफिनिटी है। कोइंसिडेंट में वो हमारे किसमें आएगा? हमारा आ जाएगा कंसिस्टेंसी में। सिंपल मैंने अभी बताया कि सॉल्यूशन होना चाहिए। और जो हमारा इनकंसिस्टेंसी है वो किसमें आएगा? सिंपल नो सॉल्यूशन में, और वो सिर्फ एक ही था हमारे पास, वो क्या था? वो हमारा था पैरेलल। क्या था? पैरेलल। तो सिंपल है, जो दो लाइंस हैं वो हमारी किस पे? टर्म्स पे डिपेंडेंट है। मैंने यहाँ पे बना दिया है। अब हमको बनाना है, जैसे मैंने बताया था, दो इक्वेशन, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 हमारा क्या था? a1x + b1y = c1, a2x + b2y = c2। तो ये हमारी इक्वेशंस हैं। अब ये इक्वेशन तीनों के लिए वैलिड है। क्लियर हुआ? अगर इंटरसेक्टिंग में है तो मतलब इनका एक सॉल्यूशन कितना रहेगा? 1 सॉल्यूशन रहेगा। अगर कोइंसिडेंट है तो सॉल्यूशन कितने रहेंगे? इंफिनिटी रहेंगे। पैरेलल रहेंगे तो कितने रहेंगे? नो सॉल्यूशन रहेंगे। ये इनकी वैल्यूज पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? वही हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। तो वो किस पे डिपेंड करता है? हमारे कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। क्या बताया था? कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, या फिर जो हमारे वैल्यूज हैं, वेरिएबल्स के साथ कांस्टेंट है, उस पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो रेशियो होता है हमेशा, उसको चेक करते हैं। रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट हमारा जो होता है
उसको हम चेक करते हैं। अगर वो इक्वल है ऑल थ्रू तो वो किसमें आएगा, कंसिस्टेंसी में। अनइक्वल है ऑल थ्रू तो हमारा किसमें आएगा, कंसिस्टेंसी में आएगा। कहीं पे इक्वल है कहीं पे अनइक्वल है तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, इनकंसिस्टेंसी में आएगा। अभी हम समझेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। रेशियोज की बात की गई है तो मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2। तो अगर ये दोनों अनइक्वल हैं, अगर a1/a2 b1/b2 अनइक्वल है तो इसका मतलब इसका कितना सॉल्यूशन बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। कैसा बनेगा, यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर हुआ। अगर ये तो मतलब इसका मतलब किसमें आएगा, ये इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस में आएगा। किसमें आ जाएगा, इंटरसेक्टिंग वाली लाइंस में आएगा। मतलब ये दोनों लाइन a1/a2 b1/b2 अनइक्वल है तो हमेशा किसमें आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन में। इंटरसेक्टिंग में मतलब कंसिस्टेंसी में आएगा। और अगर यहीं पे अगर हमारा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 ये भी है तो ये हमारा किसमें आ जाएगा, हमारा आ जाएगा कोइंसिडेंस। तीनों इक्वल है मतलब कंसिस्टेंसी चली आ रही है, इक्वल इक्वल इक्वल। तो वो हमारा किसमें आ जाएगा, हमारा आ जाएगा किसमें, कोइंसिडेंट में। मतलब इनफिनिटी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन आएंगे इसके, इनफिनाइट सॉल्यूशन। ये भी किसमें आया, हमारा कंसिस्टेंसी में आया। अब हम लास्ट जो हम बात करेंगे तो वो क्या करेंगे, a1/a2 is equals to b1/b2 but not equals to c1/c2। सिंपल। मतलब a1/a2 b1/b2 तो इक्वल है बट जो लास्ट टर्म है कांस्टेंट है हमारा c1 c2 वो इक्वल नहीं है तो वो किसमें आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। वो किसमें आएगा, हमारा नो सॉल्यूशन में। और जब नो सॉल्यूशन रहेगा तो वो लाइंस हमेशा कैसी रहेगी, पैरेलल रहेंगी। इनफिनिटी सॉल्यूशन रहेंगे तो लाइंस कैसी रहेंगी, कोइंसिडेंट मतलब ओवरलैप करेंगी। और अगर लाइन एक यूनिक सॉल्यूशन निकाला तो लाइन कैसी रहेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस रहेंगी। बट द नोट टू रिमेंबर या जो की पॉइंट है उसका वो याद रखना बहुत जरूरी है कि जो भी इक्वेशन रहेगी वो किस फॉर्म में रहेगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बताया हुआ है क्या था, ax + by = c। इस फॉर्म में ही होना चाहिए। मतलब जो हमारा कांस्टेंट है वो किस साइड होना चाहिए, राइट हैंड साइड, RHS होना चाहिए। कांस्टेंट जो हमारा होगा किसमें होगा, RHS में। कांस्टेंट इज इन RHS। RHS जिसको नहीं पता है तो मुझे लगता है उसको वापस पढ़ना चाहिए, जिसको पता है अच्छी बात है बट मैं पढ़ा देता हूँ। जिसको नहीं पता है उसका है राइट हैंड साइड। मतलब इक्वल्स टू के उधर होना चाहिए, इक्वल्स टू के इधर नहीं होना चाहिए, उधर होना चाहिए। इसको कांस्टेंट को मतलब c को। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है किसका, इनकंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का। पैरेलल आएगा इनकंसिस्टेंसी में और जो हमारा इंटरसेक्टिंग कोइंसिडेंट आएगा हमारा कंसिस्टेंसी में। क्लियर हुआ, इस तरीके रहेगा। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड यू वांट टू कॉपी दैट आउट, यू कैन कॉपी दैट आउट। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो अभी हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस मतलब सॉरी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया है बट अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा बहुत बात कर लें। एनसीईआरटी बेसिकली हम लोग लेके चलेंगे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन, तो उसी बेसिस पे मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े और बताने वाला हूं कि कोई अगर आपको इक्वेशन दे रखी है तो उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट कैसे करना है। कोई आपको इक्वेशन दे रखी है तो हमको बताना है कि उसका कंसिस्टेंसी है या नहीं है, कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी है, तो उनके बारे में थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो वी विल गो विद दैट और हम उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस को दोनों तरीके से करने की कोशिश करेंगे, रिप्रेजेंटेशन इन ग्राफ आल्सो और हम उसका ही कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे थ्रू रेशियोज। तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल नंबर 1 आपका या आप एक क्वेश्चन कोई भी ले लो। मैं इक्वेशन ले रहा हूं जो कि इक्वेशन क्या दे रही है, x + 3y = 6 यस 6 और 2x - 3y = 12। तो ये हमारा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 1 है। क्लियर हुआ? तो इस क्वेश्चन को इससे हम आपको ग्राफ में भी बनाना दिखाएंगे कि ग्राफ में कैसे बनाते हैं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन को, और फिर हम इसका निकालेंगे कि रेशियोज के बेसिस पे कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी दोनों कैसे चेक की जाती है। तो हम दोनों तरीके से बात करेंगे, तो एक 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब भी हम ग्राफ में रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो हम क्या बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हमारे क्या रहेंगे, हमारे 2 रो और 3 कॉलम रहेंगे। क्लियर हुआ? तो हमारा ये क्या होगा, x y, और ये हमारा x y क्या करता है, वैल्यूज रखनी होती है हमको किसमें, इसमें। तो ठीक है, अब लाइन 1 है ये हमारा, ये मतलब मान लीजिए लाइन 1, और ये हमारा L2 मतलब लाइन 2। अब हम सब दोनों के लिए निकालेंगे 1 बाय 1। तो पहले हमने रखा लाइन 1 के लिए, तो लाइन 1 के लिए हमारी जो वैल्यूज है वो x के लिए क्या है, ये, और y के लिए ये वाला टर्म मुझे इस इक्वेशन में रखनी है। तो अगर इसमें मैं x की वैल्यू 0 रख दूं, कितना रख दूं, 0 रख दूं, मेजरली हम लोग 2 वैल्यूज ही निकालेंगे दोनों लाइन के लिए, क्योंकि हमको 2 पॉइंट चाहिए थे, 2 कोऑर्डिनेट चाहिए। 2 कोऑर्डिनेट मतलब 2 पॉइंट्स, ग्राफ पे हम 2 पॉइंट्स को लेंगे, x y का एक पॉइंट और x y का दूसरा पॉइंट। अभी हम उसके बारे में भी बेसिक से बता दूंगा। अगर आपके पास टाइम देने के लिए, आपका ट्रस्ट लेने के लिए, आप मेरे ट्रस्ट अगर चाहते हैं, मतलब आप मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तो आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं आपको बेसिक से भी बता दूंगा। तो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ग्राफ पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट्स को कैसे लिखा जाता है, सब बात करेंगे। तो सबसे पहले x की वैल्यू मैंने इसमें क्या रख दी, 0 रख दी। तो ये तो 0 हो गया। अब ये वाला जो काम बचा है, ये बचा, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3y = 6। तो जो हमारा y मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में आएगा, तो हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। इफ यू वांट मी टू सॉल्व, तो सिंपल है, x की वैल्यू 0 हो गई और हमारा 3y = 6 हो गया। तो हमारा 3y = 6। अब 3 आगे क्या मल्टीप्लाई है, वहां जाएगा डिवाइड में, तो 6/3 = 2। तो हमारा पहला वैल्यू जो y का और x का कोऑर्डिनेट मिला हमको, वो मिला हमारा क्या, 0 और 2। अब दूसरा हमने इसमें क्या रख देंगे, y को 0 रख देंगे। y को 0 रखा तो हमने सिंपल x = 3 × 0 = 6। अब 3 × 0 करेंगे तो 0, तो x = हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो x हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये हमारे 2 पॉइंट्स निकल के आए, 2 कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, 2 वैल्यू। अब L2 के लिए निकालेंगे, लाइन 2 के लिए भी सेम बॉक्स, और सेम बॉक्स बनाने के बाद हमारे 3 बॉक्सेस रहेंगे, x और y रहेंगे। अब जो चीजें हम लोगों ने यहाँ x के उसके लिए की है, किसके लिए की है, हमने लाइन 1 के लिए की है, अब हम लाइन 2 के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, लाइन 2 के लिए करेंगे। तो लाइन 2 हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसमें हम पहले क्या रखेंगे, सिंगल x को 0 कर दो, x को 0 किया तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 -3y = 12। तो -3y = 12, तो -3y हमारा डिवाइड में आ जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, -12/3 -4। तो अगर जब हमने 0 रखा तो हमारा y कितना आ गया, -4 आ गया। जो लोग जल्दी जल्दी कर पा रहे हैं वो सोच रहे होंगे सर जल्दी जल्दी करो, लेकिन नहीं, तो बाकी लोगों को भी देखना है, तो कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना। क्लियर हुआ? तो अब हम y को इसमें 0 रख देंगे, y को 0 रखा तो सिंपल हमारा 2x -3y = 3 × 0 = 12। तो ये तो टर्म पूरा 0 हो गया, तो हमारा क्या हो गया, 2x = 12, मतलब x = हमारा कितना आ गया, 6। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6। तो हमको दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। क्या मिल गए, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। दोनों लाइन के जब हमको कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो कोऑर्डिनेट्स मिलने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो इसका हमारा पॉइंट क्या बनता है, हमारा 0, 2 और 0, 6, 0। मतलब हमारा x एक्सिस पे कितना जाएगा, 6। हम जब भी कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो किस फॉर्म में लिखते हैं, पहले x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। ये कॉन्सेप्ट है, मतलब बेसिक है, जिसको नहीं पता वो याद रखना, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है और फिर y की वैल्यू लिखी जाती है। तो x की वैल्यू 0 पे कितना था, y2 था, और x की वैल्यू 6 तो y कितना था, 0 था। ये होगा, ऐसे यहाँ पे भी करेंगे तो 2 कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे निकल जाएंगे, तो हमारे कितने हैं, 0, -4, और यहाँ का हमारा कितना है, हमारा 6, 0। क्लियर हुआ? अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे होगा ग्राफ। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने का बेसिक फॉर्मूला हमको क्या करना है, सिंपल सा हमको करना है उसका
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव में ये हमारा कौन सा एक्सिस रहता है, वाई एक्सिस, ये हमारा कौन सा एक्सिस रहता है, एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स मतलब एक्स डैश और ये नेगेटिव वाई मतलब वाई डैश। ये हमारा क्या होता है, ऑरिजिन होता है। क्या होता है, ऑरिजिन मतलब यहाँ की कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या रहेंगे, 0 0, तो x भी को 0 और y भी 0। तो अब हमने जब कोऑर्डिनेट बनाए, लाइन जिनके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं, तो मान लो यहाँ पे मैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे क्या हमारा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे भी क्या है, -1 -2 -3, ऐसे कैसे होगा, -1 -2 -3 -4 -4 से लेके जाओ कि एक पॉइंट हमारा इस पे बनेगा, ये तो उसको देखेंगे, इस पे पॉइंट बनेगा नीचे बनेगा, तो भाई को लेके चलना होगा -4, ये हमारा ठीक है, क्लियर हुआ। तो अब हम इसमें कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब डिनोट करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, जब x 0 है तो y कितना 2, और x 0 y 2 मतलब इसमें बनेगा y एक्सिस पे, तो ये हमारा कितना आ गया, ये पॉइंट नंबर 1 आ गया, क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट क्या देना है, 6 और 0, जब हमारा x 6 है तो y हमारा क्या है 0, तो मतलब नहीं है। अगर हम इसका लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन लगभग कैसे रहेगा, देखो मैं बता रहा हूं, थोड़ा वो टेढ़ा मेढ़ा बने तो भैया माफी है ना, बट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये जो हमारी लाइन जा रही है, ये लाइन हमारी कौन सी जा रही है, L1 जा रही है, ये L1 यहाँ लिख दो, वो उस फॉर्म में भी लिख सकते थे, उस फॉर्म में लिख सकते, बट लाइन L1 ही होगा, ठीक है। अब हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, 0 और -4, मतलब एक पॉइंट हमारा ये है L2, और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है 6 और 0, मतलब दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, ये पे दोनों पॉइंट्स को मिला है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हो गया, L2, ये हमारा L1 था, ये हमारा L2 हो गया। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा लाइन जा रहा है ग्राफ पे भी रिप्रेजेंट हो गया, और ग्राफ पे रिप्रेजेंट होने के बाद ये हमारा पॉइंट जो है इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आ रहा है 1, मतलब इसका सॉल्यूशन कैसा होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। लेट्स चेक विद द रेशियोज वाले चीज में कि कंसिस्टेंसी है या नहीं है। तो हम लोगों ने क्या बताया था कि a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, सिंपल ये रहेगा। अगर ये इक्वल नहीं है तो ये वैलिड है, सही है, तो उसको चेक करते हैं। a1 हमारा कितना है 1, b1 हमारा, a2 कितना हमारा 2, और फिर इक्वल्स टू चेक करेंगे, b1 हमारा कितना है 3 और b2 हमारा कितना है -3। तो सिंपल है, यहाँ पे हमारा 1 -1 आ रहा है, तो जब -1 आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये दिख रहा है हमको कि नहीं इक्वल, मतलब इसका क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। क्या रहेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। तो इस तरीके से हम करते हैं। और इसी से मैंने क्या बता दिया, ये क्या है हमारा, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट भी है। इससे पता चला कि इंटरसेक्टिंग कितना है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। सारी चीजें एक ही कॉन्सेप्ट में, एक ही क्वेश्चन में यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और यूनिक सॉल्यूशन होने के वजह से ही क्या रहेगा, हमारा बेसिक एक कंप्लीट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन में भी क्लियरिटी हो गई है, और यहाँ पे रेशियोज के बेसिस पे भी क्लियरिटी हो गई है। तो ये हमारा बेसिक एक क्वेश्चन था, जिसके बेसिस पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी कि कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं, ग्राफ रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशंस अभी निकालने की बात नहीं है, अभी सिर्फ कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर हुआ? तो यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। इफ यू वांट टू कॉपी दैट आउट, यू कैन कॉपी दैट आउट। ओके, वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट कांसेप्ट। यस, तो अभी हम लोगों ने बात करी है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, और हम लोगों ने कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होने का रीजन भी, मतलब एक तरीका देख लिया एक एग्जांपल के साथ कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। यू कैन उसी के बेसिस पे आप उस क्वेश्चंस में रखेंगे, आपका मेजरली वही आएगा, ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं है, दोस आर ऑल द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग जब बात कर रहे थे तो वी वर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशंस। बहुत बार मैं वर्ड यूज कर रहा था, सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफिनिटी सॉल्यूशन। माइंड में एक पॉइंट आ रहा होगा कि व्हाट इज दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इज नथिंग, सॉल्यूशन केवल जो x और y की वैल्यूज हैं, क्या है, x और y की जो वैल्यू निकलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। मींस कि जो हमारी इक्वेशन रहेगी उस इक्वेशन का जो
क्या करेंगे एक तरीके से कि जो सेटिस्फाई करेगी इक्वेशन में x की वैल्यू और y की वैल्यू, वही उसका क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे थे ना कि वेरिएबल रहेगा x और y, उसके साथ कोएफिशिएंट रहेगा इक्वल्स टू में कांस्टेंट रहेगा। इमेजिनेशन में चलो a1x b1y c1, तो a1x का वैल्यू कुछ रहेगा, b1y का कुछ वैल्यू रहेगा, और फिर वो सेटिस्फाई करे इस इक्वेशन को, मतलब इक्वल में c1 आए, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। तो अब सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास कितने मेथड रहते हैं, दो मेथड रहते हैं। तो क्या रहता है, मेथड ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन। क्या फाइंड करना है, सॉल्यूशन। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे। तो दो मेथड है, कितने मेथड होते हैं, टू मेथड्स आर देयर। पहला मेथड होता है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मतलब सब्स्टिट्यूट मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या रहेगा, इसमें हमको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। मूव ऑन अभी बात करेंगे उसके बारे में, बट वी विल फर्स्ट बता दूं कि दूसरा मेथड क्या रहता है। द सेकंड मेथड इज एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, दो मेथड रहते हैं, एक रहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा रहता है एलिमिनेशन मेथड। तो ये दो मेथड से हम क्या निकालते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं, फाइंड करते हैं सॉल्यूशन। दोनों तरीकों को हम लोग अभी डिटेलिंग में पढ़ेंगे। और वो डिटेलिंग क्या है कि मान लो कि क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल एक इक्वेशन मैं ले लेता हूं, जो कि इक्वेशन क्या बना रही है कि लेट्स टेक अ इक्वेशन जो कि हमारी है क्या, x + 20y इज इक्वल्स टू 1000। कितना हमारे पास, x + 20y इक्वल्स टू 1000। और फिर हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है, x + 26y इक्वल्स टू 1800, सॉरी 1080। तो ये हमारे पास दूसरी इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। अब हम इस इक्वेशन को दोनों ही बेस से सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीकों से सॉल्व करेंगे, और लेट्स चेक कि हमारा आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। और बेसिकली हम लोग को यही तो पता करना है, दोनों मेथड को सीखना है और ये चेक करना है कि दोनों का अगर आंसर सेम आ रहा है, मीन बोथ द मेथड्स आर वैलिड। और जब दोनों मेथड्स वैलिड है तो हम कोई भी मेथड यूज करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उधर पे स्पेसिफाई नहीं किया गया, अगर उधर बोल रहे कि सॉल्व दिस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये वाला, बाय एलिमिनेशन मेथड तो ये वाला, कुछ नहीं दिया तो कोई सा वाला नहीं। क्लियर हुआ? तो हम सिंपल से बात करेंगे किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन के बारे में। सब्स्टिट्यूशन वर्ड आप लोगों ने सब स्कूल में सबको पता है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई टीचर एब्सेंट हो जाता है तो उसकी जगह पे क्या आता है, दूसरा टीचर बैठा दिया जाता है। मतलब एक की जगह पे दूसरे को रख देना, एक की जगह पे दूसरे को रख देना, वो किसका मतलब होता है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है। तो मतलब हमको एक की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरे वेरिएबल में रख देनी है और फिर हमको उसको सॉल्व करना है। सो लेट्स चेक फ्रॉम दिस साइड ओनली। हमने रखा x + 20y इज इक्वल टू 1000। मैंने एक इक्वेशन ली इसमें से और मैंने कहा चलो इसी के बेसिस पर मैं इक्वेशन को सॉल्व करता हूं। तो मैंने अब इसमें क्या रखा कि x की वैल्यू मैंने क्या बना ली, x को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से 1000 - 20y लिख सकता हूं, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं। तो हमारा ये क्या बन गया, x की वैल्यू आ गई। तो मान लो लेट्स द x, अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर 2 में रख दूंगा। क्लियर हुआ? x की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, आपको दिख रहा होगा x इक्वल टू कितना हो गया, 1000 - 20y प्लस का 1000 जाके किसका हो गया, माइनस का। तो अब मैंने ये जब वहां भेज दिया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई इन द टर्म्स ऑफ y के टर्म्स में हमारी x की वैल्यू आ गई। हम उसको किस में रख देंगे, y की सेकंड इक्वेशन में। तो पुटिंग लिखेंगे यहां पे क्या, पुटिंग x वैल्यू इन सेकंड इक्वेशन, इसमें सेकंड इक्वेशन में रख देंगे। क्लियर हुआ? तो सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1000 + 1000 - 20y + 26y इज इक्वल टू 1180।
क्लियर हुआ? ये आया हमारा। अब यहाँ पे मेरे को जब दिख गया कि हमारे पास y टर्म्स में है तो ये 1000 हम उधर ले जाएंगे और इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6y इक्वल्स टू 1,180 माइनस 1000 तो हमारे पास 6y कितना आ गया 6y इक्वल्स टू 180 6y हमारा कितना आ गया 180 तो हमारा y कितना हो जाएगा y इक्वल्स टू 180 अपॉन 6 मतलब तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 आ गई। क्लियर हुआ? y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 30 आ गई। अब ये y की वैल्यू पुट कर दो जो हमारी इक्वेशन x की वैल्यू आई थी उसको। तो इसमें अगर हम y की वैल्यू 30 रखेंगे तो x इक्वल्स टू 1000 माइनस 20 into 30। So x equals to 1000 minus 30 20 600 मतलब x equals to हमारा कितना आ गया 600 ही होगा। 600 मतलब हमारा कितना आ गया 1000 minus 600 400 ये हमारा क्या आ गया 400। सो हमारी x की वैल्यू आई 400 और y की वैल्यू हमारी आई 30। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन निकल के आ गया x और y की वैल्यू निकल के आ गई। यू कैन फाइंड टुगेदर। ठीक है, अब हम इसी चीज को किससे करेंगे एलिमिनेशन मेथड से करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है एलिमिनेट कर देना। आप लोग क्या कहते हैं रियलिटी शोज वगैरह देखते होंगे तो व्हाट डज द एलिमिनेट करना मींस। एलिमिनेट करना क्या होता है निकाल देना। राइट, बिग बॉस में क्या होता है घर से निकाल दिया, रोटीज में क्या हुआ घर से निकाल दिया। तो these are the words we use in elimination। ये मतलब निकाल देना खत्म कर देना एलिमिनेट कर देना। तो वो किस में आएगा आपका एलिमिनेशन में आएगा। तो एलिमिनेशन मतलब में हमने बता दिया एलिमिनेट करना। तो मतलब अब एलिमिनेट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा किसी एक वेरिएबल की जो कोएफिशिएंट है उसको बराबर करो। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी बराबर है तो हम x को एलिमिनेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं लेट्स चेक। अभी हम निकाल के देखेंगे। तो वी आर गोइंग टुवर्ड्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ xy बाय एलिमिनेशन मेथड। तो पहले मैंने रखा x 20y इज इक्वल टू 1000 और उसके नीचे रखेंगे हम सेम x 26y इज इक्वल टू 1180। ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो नो प्रॉब्लम। हम एलिमिनेट करेंगे तो अगर यहाँ पे सेम नहीं होगा तो आपको सेम करना पड़ता बट यहाँ ऑलरेडी सेम है तो हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वी जस्ट हैव टू सबट्रैक्ट इट। अब ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो ये देखो अब हम माइनस करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। ये कट गया हमारा x माइनस x 0। अब ये मेरा माइनस 26 माइनस 20 तो माइनस 6y आ जाएगा माइनस 180 प्लस 1000 मतलब हमारा माइनस 180 आ जाएगा। और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो y की वैल्यू हमारा कितना आ गया 180 अपॉन 6 मींस 30। तो हमारा यहीं पे आता है 30 वैल्यू। अब नाउ वी कैन पुट इट इन एनी इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में रख दो ऊपर वाले में रख दो तो हमारा क्या हो जाएगा x इक्वल्स टू x प्लस 20 into 30 इज इक्वल्स टू 1000। तो हमारा x इक्वल्स 600 इज इक्वल्स टू 1000। तो हमारा x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1000 माइनस 600 मींस हमारा क्या आएगा 400। x की वैल्यू हमारी क्या आ गई 400। तो हमारा देखो x 400 इससे आया y 30 इससे आया x 400 इससे आया y 30 इससे आया। बोथ द मेथड्स आर वैलिड। इसका मतलब ये पता चल गया कि दोनों मेथड वैलिड है। तो इसके सॉल्यूशन मैंने दोनों मेथड से आपको निकाल के दिखाया। इसके मेथड अब मैंने दोनों मेथड से आपको निकाल दिए कि एलिमिनेशन मेथड में हम एलिमिनेट कर देते हैं और हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा y की वैल्यू आया था उसको कर दिया। इसमें हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन में एक वेरिएबल के टर्म्स में दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं उसको फिर पुट कर देते हैं और फिर हम उसका सॉल्यूशन करते हैं। सो दिस इज वन क्वेश्चन और जिसका मैंने दोनों मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन ओनली टू मेथड्स आर देयर टू फाइंड द सॉल्यूशन और उन दोनों मेथड से मैंने आपको करके दिखा दिया। यू कैन सॉल्व मोर क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट एज वेल। जो क्वेश्चन नहीं आता यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो और मैं उसको आपको सॉल्यूशन देंगे। वरना मेरा नंबर रहेगा यू कैन मैसेज मी दैट आल्सो। मैं नंबर अपना मेंशन करूं नहीं करूं आई डोंट नो बट लेट्स सी। आप कमेंट करिए, आप कमेंट में क्वेश्चन पिन करिए और मैं आपका आराम से ये सॉल्यूशन करके बता दूंगा किसी भी वीडियो में शॉर्ट वीडियो में। बट आपको यहाँ पे बेसिकली मेथड समझाने की जरूरत थी कि मेथड्स कैसे यूज करते हैं। सो दिस इज हाउ वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दिस इज हाउ वी यूज एलिमिनेशन
method. So this is one solution, the one method, and this is another method. So this is the whole part of your finding the method of finding solution. क्लियर हुआ? So you can take a screenshot of this question और मेरे को पता है कि आप इतना समझदार हो गए होंगे कि you are taking the notes while understanding also. Okay, you can use the earphone as well ताकि voice clarity बनी रहे. तो ये हमारा ऊपर सा क्वेश्चन है. Okay. So अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. मतलब कॉन्सेप्ट नहीं है, दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ चैप्टर कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं. मेजरली मैंने सारा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा दिया है. तो जो क्वेश्चंस बनते हैं देयर आर मेनली 4-5 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं. जैसे कि आपको मिलेगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम्स आती हैं. वो वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की होती है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कि किस टाइप के क्वेश्चंस बनेंगे मेजरली. तो मेजरली जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके दो मतलब 5-6 टाइप के बनते हैं, जिसमें से पहला टाइप आपका आएगा फ्रैक्शन या फिर पार्ट्स. पार्ट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस बनेंगे. मतलब किसी चीज़ के फ्रैक्शन की बात की जा रही है कि एक्स वाई का फ्रैक्शन बनेगा, वो इतना दे रखा है, इसमें इतना माइनस कर देंगे तो वो इतना बन जाएगा. तो ये सारी चीज़ें इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनेंगे पार्ट्स वाले. सेकंड आपका क्वेश्चन बनेगा एज वाला नंबर बनेगा. एज वाले क्वेश्चन होते हैं. फॉर एग्जांपल फादर का एज इतना है, सन का एज इतना था उस टाइम पे, प्रेजेंट में 5 साल बाद, 5 साल पहले, ये साइड से इतना हो गया उतना हो गया. तो ये एज वाले क्वेश्चन कुछ बनेंगे. तीसरा जो टाइप आपका आता है वो आता है आपका मेजरली जो आपका आएगा वो आएगा एज वाला हो गया. अब ट्रेन डिस्टेंस, यस डिस्टेंस एंड स्पीड वाले आएंगे. डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम वाले. ठीक है. तो आपका ये हो रहा है कि ट्रेन है वो इस स्टेशन से निकली उस स्टेशन में पहुंचने में इतना टाइम लगा, दूसरी ट्रेन है उसको इतना टाइम लगा. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस भी हमको मिलेंगे. थर्ड टाइप हो गया. फोर्थ टाइप हमारा बनेगा रिवर्सिंग डिजिट. डिजिट वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आएंगे. फॉर एग्जांपल कोई नंबर है उसका ये डिजिट था, उसका वो डिजिट हो गया, उसका रिवर्स करने के बाद इतना हो गया. तो इस तरह से चौथा टाइप का टाइप बनता है हमारा. लास्ट जो हमारा 5वां टाइप है वो है हमारा एज वाला हो गया, टाइम ट्रेन वाला हो गया है, मेजरली हमारा यूनिट रिवर्सिंग वाला हो गया, पार्ट वाला हो गया एंड अपना फ्रैक्शन वाला भी हो गया. हाँ, तो मेजरली इतने ही टाइप का बनता है. कुछ हमारा नंबर्स रहते हैं सीधे सीधे इक्वेशन में जो कि हमारे सेम फॉर्म में रहते हैं. तो वी हैव ओनली 4 टाइप्स जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करते. अगर टाइम आप लोग दे पाते, बट मेरा लगता है कि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो आपके मेजरली इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे. और यू हैव टू जस्ट गो थ्रू ऑल दैट स्टेटमेंट्स बनाना. इक्वेशन आप जैसी बना लेंगे फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. इक्वेशन बनाने के इफ़ यू वांटेड तो आप कमेंट में कर दीजिए. तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन हर एक टाइप के एक क्वेश्चन आपको एक वीडियो बना दूंगा. आप अगर चाहेंगे कमेंट में आप मेरे को बता दीजिए. कमेंट में अगर आप चाहते हैं कि इसके इन सब टाइप्स के कुछ क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ सॉल्यूशन करके, तो आई कैन डू दैट ऑल्सो. शॉर्ट वीडियो बना के, लॉन्ग वीडियो बना के, जैसे भी आप चाहते हैं. सो जस्ट कमेंट दैट आउट और लाइक शेयर करिए एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करिए. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. हमारा चैप्टर जो था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स था खत्म हो गया है मेजरली. इन टाइप्स के क्वेश्चंस को बस आप सॉल्व कर लीजिएगा. ऑल द बेस्ट. क्लास 10th आपका बोर्ड एग्जाम है. यू हैव टू बी वेरी अवेयर अबाउट द थिंग्स. अपने बारे में समझो कि क्या क्या कहाँ पे वीक पॉइंट्स हैं. कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना बहुत ज़रूरी है. क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. बिना कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा और बिना क्वेश्चन सॉल्विंग के तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा. तो कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है. क्वेश्चन आप सॉल्व करिए. जहाँ पे भी डाउट आ रहा है यू कैन आस्क मी एनी टाइम. आप कमेंट करिए. आई विल गो थ्रू द कमेंट्स और मैं अपना 100% दूंगा कि यू विल गेट. अगर इस चैप्टर से जितना भी मार्किंग आ रहा है यू विल स्कोर 100% मार्किंग दिस चैप्टर. और मैं ऐसे ही चैप्टर वाइज आपका वीडियोस बनाता रहूँगा और उन वीडियोस को आपको मैं ऐसे ही यूट्यूब पे फ्री में ही रखा हुआ है. जस्ट यू सब्सक्राइब एंड जस्ट हैव अ लुक ऑन द वीडियो. अभी मेरे पास इतना क्या कहते हैं अपने अप्लायंसेस नहीं है. आई कैन नॉट, आई डोंट हैव क्या कहते हैं ट्राइपॉड ऑल्सो टू कीप माई. आई एम यूजिंग माई सेल फोन एक्चुअली स्मार्ट टू मेक अ वीडियो. बट दोज आर द थिंग्स आई एम नॉट गिविंग द एक्सक्यूजेस. वो हो जाएंगी चीज़ें, मैनेज करूँगा थोड़ा बहुत करके. बट ये फ्री टाइम है. आई एम जस्ट वांटेड टू गिव माई 100% फॉर यू गाइज. जस्ट कीप इन माइंड अपना 100% दीजिए आप. यू जस्ट स्कोर गुड मार्क्स इन योर 10. अभी रिजल्ट काफ़ी ऊपर नीचे हो रहा है बट यू हैव टू बी अवेयर कि आपको अपना रिजल्ट टीचर के हाथ में नहीं अपने हाथ में रखना है. कि यू डू द बेस्ट थिंग्स इन योर कॉपीज इन द क्वेश्चन पेपर. अपने एग्जाम्स में अपना बेस्ट देंगे तो यू विल गेट ऑल्सो बेस्ट.
तो अपना 100% दीजिए, हार्ड वर्क करिए एंड जस्ट मूव ऑन विद द चैप्टर्स वन बाय वन एंड सॉल्व द क्वेश्चंस एज मेनी एज क्वेश्चन यू वांट टू सॉल्व। अपना दीजिए 1 घंटा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया 1 घंटे में, अब 1 घंटा और दे दीजिए और वो 1 घंटे में आपका जो पूरा चैप्टर है 2 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। सीरियसली एंड डॉक्टर ये 4 टाइप के क्वेश्चन आप मेजरली देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। जो भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है यू कैन आस्क बिलो, कमेंट करिए, लाइक सब्सक्राइब, कुछ करेक्शन कर सकता हूँ मैं, आप वो भी मुझे बता सकते हैं। इफ यू वांटेड एनी एडिशन ऑफ एनीथिंग आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए एंड थैंक यू सो मच एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू।